नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक होंगे। तो हम शुरुआत कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। और इससे पहले मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास का एक भाग डाल दिया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो देख लीजिए। ये हिंदी साहित्य का इतिहास हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें हिंदी साहित्य आता हो। जैसे हो गया सेकंड ग्रेड का टीचर एग्ज़ाम हो गया हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, कोई भी एग्ज़ाम हो इसमें जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास आता हो। इसके अलावा नेट सेट में भी ये हिंदी साहित्य का इतिहास का महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो आप देख सकते हो ये वन लाइनर के हिसाब से मैंने करवाया है, बहुत ही अच्छे ढंग से करवाया है। अगर आप इतना याद कर लोगे तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में इससे बाहर प्रश्न आने वाला नहीं है अभी। तो देखिए, शुरुआत करते हैं अपने हिंदी साहित्य के भाग 2 की। तो यानी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के लिए प्रमुख प्रयास हुए उनका वर्णनीय प्रकाश है। हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए प्रकाश किया था। तो सबसे पहले कौन विद्वान था? गार सादत तासी था भी। ये फ्रेंच भाषी व्यक्ति था, फ्रेंच विद्वान था गार सादत तासी, जिन्होंने शुरुआत की थी लिखने की। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की विडंबना है कि इसके लेखन की शुरुआत हिंदी भाषी व्यक्ति द्वारा न होकर के किसी फ्रेंच भाषी व्यक्ति द्वारा हुई है। यानी ये फ्रेंच भाषी व्यक्ति था लेकिन हिंदी भाषी व्यक्ति द्वारा नहीं। ये विडंबना रही है हिंदी साहित्य की। महत्वपूर्ण बात तो ये रखनी है कि गार सदासी फ्रेंच भाषी था और शुरुआत इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने के लिए प्रयास किया था भी। और इनका ग्रंथ का नाम क्या था, ये कई बार बहुत बार पूछा जाता है। तो इसके ग्रंथ का नाम है इश्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी भी। तो ये इंपॉर्टेंट ग्रंथ का नाम है। ये है किसका? गार सतासी का लिखा हुआ है। भाषा कौन सी है इसकी? फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है। और ये इनके 2 भाग हुए थे भी। पहला भाग 1839 में प्रकाशित हुआ था और दूसरा 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इनमें कुल कवि कितने थे? 738 कवि थे। उर्दू और हिंदी कवियों के नाम इसमें दिए गए हैं अभी। गार सतासी के बारे में बातचीत चल रही है। इसके अलावा देखिए गार सतासी ने और क्या किया है। तो कुल 738 कवि हो गए। यानी 1871 ईस्वी में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका हिंदी अनुवाद किया था भी। किस ग्रंथ का? इस ग्रंथ का इश्तवार द लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किया था अभी। ये वैसे फ्रेंच भाषा में तो इसका हिंदी अनुवाद किया था, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। और ये प्रकाशन को इसने करवाया था, ये कंपनी थी ओरिएंटल ट्रांसलेटर कमेटी, ग्रेट ब्रिटेन की कंपनी थी ये, कि इन्होंने इनका प्रकाशन करवाया था अभी। इस ग्रंथ में काल विभाजन व नामकरण का कोई विशेष प्रयास नहीं है अभी, बल्कि लेखन ने वर्ण क्रमानुसार कवियों का परिचय प्रस्तुत किया है। इस आधार पर इसे इतिहास ग्रंथ नहीं कहा जा सकता, बल्कि क्या कहा जा सकता है? कहा जा सकता, लेकिन प्रथम प्रयास होने के कारण कारण वह प्रथम इतिहासकार वह प्रथम ग्रंथ का गौरव इसे ही दिया जाता है भी। यानी प्रथम इतिहास ग्रंथ का गौरव इसे दिया जाएगा और इतिहासकार का नाम भी इसे दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? गार सादत तासी को दिया जाएगा। सबसे पहले इन्होंने इतिहास लिखने की शुरुआत की थी। उसके बाद में दूसरा लेखक आता है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सरोज का लिखा हुआ है ये ग्रंथ है। तो देखिए, यह दूसरा प्रयास किसने किया था? शिव सिंह सेंगर ने किया था। और इसकी रचना क्या थी? शिव सिंह सरोज थी। यानी इसका रचना काल 1883 में किया था। इसमें कवि क्या थे? 1000 छोटे बड़े कवियों का जन्म काल, रचना काल व कविता के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। किसमें? शिव सिंह सरोज का एक ग्रंथ लिखा है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ग्रंथ है, सॉरी, इसमें शिव सेंगर का लिखा हुआ है शिव सरोज ग्रंथ है। तो इतिहास ग्रंथ नहीं है क्योंकि तटस्थता, पर्यवेक्षण एवं वर्गीकरण का इसमें अभाव है भी। ये भी इतिहास ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि इसमें कोई विशेष तटस्थता नहीं है, कोई विशेष वर्गीकरण नहीं किया गया है। लेकिन ये क्या है कि प्रवर्ती इतिहासकारों के लिए उपयोगी है। जैसे बाद में आगे आने वाले कवि है, इन्होंने इनको कुछ चीज़ें ली थी और इसमें जॉर्ज सर जॉर्ज ग्रीसन ने इसे आधार ग्रंथ बनाया था भी। इस व्यक्ति ने आधार ग्रंथ बनाया था। जो तीसरा प्रयास किया इतिहास लिखने का वो जॉर्ज ग्रीसन है, इन्होंने इसको आधार ग्रंथ बनाया था भी। अब आगे जॉर्ज ग्रीसन का वर्णन हम करते हैं। देखिए जॉर्ज ग्रीसन का तो तीसरा प्रयास जॉर्ज ग्रीसन ने किया था। पहला किसने किया था? गार सादत तासी ने किया था। दूसरा शिव सिंह सेंगर ने किया था, जिसका ग्रंथ लिखा हुआ था शिव सिंह सरोज। और तीसरा प्रयास जॉर्ज ग्रीसन ने किया था और इनकी एक महत्वपूर्ण रचना लिखी हुई थी, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो ये इसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आप देख लीजिएगा। और इनका प्रकाशन यानी रचना काल था इसका 1888 ईस्वी में। और शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका निवासी मानते हैं। अभी थोड़ा सा ध्यान रखना भी, रामचंद्र शुक्ल कब मानते हैं?
तो 1889 में मानते हैं अभी। तो प्रकाश इसका करवाया था एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के एक विशेषांक के रूप में इनका प्रकाशन हुआ था। पहले द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ है ये इसका नाम। ये एक बंगाल पत्रिका में प्रकाशन हुआ था इनका, और इनकी भाषा अंग्रेजी है भी। यानी जॉर्ज ग्रेसन का जो ग्रंथ था इनकी भाषा अंग्रेजी थी। इनमें क्या था, इनमें 952 कवियों का कालक्रमानुसार वर्णन था भी, एक समय के अनुसार वर्णन था। कालक्रमानुसार 952 कवि थे इसमें, और इसमें कवि कौन से थे, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी, उर्दू आदि कवियों को इन्होंने बाहर रखा था। यानी ये कवि नहीं थे बल्कि हिंदी कवियों को इन्होंने स्थान दिया था। ठीक है, इसका प्रमुख आधार ग्रंथ शिव सिंह सरोज लिखा हुआ है, जो पहले शिव सिंह सेंगर का लिखा हुआ है, उनको इन्होंने आधार ग्रंथ बनाया था। कुछ चीजें वहां से इन्होंने ली है भाई। और ग्रियर्सन ने 17 मूलाधार ग्रंथों के नाम भी गिनाए थे और संदर्भ संकेत भी दिए गए थे। ये बात एक किसकी थी, ये वन लाइनर है अभी। लाइन में कुछ फैक्ट है, तथ्य है, आपको फैक्ट याद करने रखने होंगे। इसके बाद में ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग की भी संज्ञा दी थी। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम भक्ति काल की संज्ञा ग्रियर्सन ने दी थी। अब इस ग्रंथ का मतलब वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने करवाया था, तो करवाया था हिंदी अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने करवाया था। किस नाम से करवाया था, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से करवाया था भी। इसका हिंदी अनुवाद करवाया था, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद करवाया था। किसने करवाया था, किशोरी लाल गुप्त ने करवाया था। आगे काल विभाजन व नामकरण की दृष्टि से प्रथम प्रयास है। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है भी, इसी को ही माना जाता है। कौन से ग्रंथ को माना जाता है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को माना जाता है, जॉर्ज ग्रियर्सन को माना जाता है। ग्रियर्सन ने क्या किया था, ग्रियर्सन ने संपूर्ण 11 भागों में संपूर्ण साहित्य काल को वर्गीकृत किया गया है। अब 11 काल कौन कौन से आगे देखते हैं। 11 काल देखिए 11 भागों में बांटा गया था ये 11 काल इसके। यानी पहला कौन सा था, चारण काल, जो 700 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक का माना गया है। दूसरा इसका वर्गीकरण था 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, और 3 नंबर इसका तीसरी था जायसी की प्रेम कविता, चौथा ब्रिज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा मंगल दरबार, छठा तुलसीदास, सातवां रीतिकाल, आगे तुलसी के अन्य प्रवर्ती कवि जो बाद वाले हुए थे वो, और 9 नंबर पे आता है 18वीं शताब्दी, और 10 नंबर कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये 11 भागों में इस साहित्य को वर्गीकृत कर दिया इसने ग्रियर्सन ने भी। अब इसी में मतलब कुछ कमियां थी रही भी, क्योंकि इसकी भी कुछ कमियां हैं। तो कमियां देखते हैं, क्या कमियां थी इसकी। कमियां इसकी है जी, देखो, काल विभाजन में कालक्रम की निरंतरता का अभाव। अब काल विभाजन तो कर दिया लेकिन इसमें निरंतरता का अभाव है भी। नामकरण क्या है, इतिहास के विभिन्न अध्यायों के नाम जैसे दिखाई दे रहे, देखो ये नाम दिखाई दे रहे तुलसीदास वगैरह, ये इसकी कुछ बड़ी सीमाएं थी, कुछ कमियां थी, ग्रियर्सन की भी कमियां थी। तो आज अपने पढ़ा, कौन कौन से पढ़िया देखिए। सबसे पहले 3 कवियों के बारे में पढ़ा था। तो पहला है गारसा दत्तासी, दूसरा जॉर्ज ग्रियर्सन, और तीसरा कौन सा है, शिव सिंह सेंगर दूसरा है शिव सिंह सरोज, और तीसरा आएगा जॉर्ज ग्रियर्सन भी। 3 कवियों के बारे में आपने पढ़ा है, क्योंकि इन्होंने इतिहास लिखने की शुरुआत की थी। पहला जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी ने दूसरा शिव सिंह सरोज ने, और तीसरा जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। अब आगे जिस प्रकार अगले वीडियो में हम आगे और पढ़ते जाएंगे, मिस्र बंधु वगैरह जो भी आते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये बताइए ये वीडियो कैसे लगा, इसके बारे में राय जरूर दीजिए। अगर आप नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इतिहास के बारे में जो भी वीडियो डालूं आपको सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके बारे में कमेंट में राय जरूर दीजिए। अगर अच्छा लगा तो अच्छा बताइए, बुरा लगा तो बुरा बताइए। अगर कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर बताइए। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।